नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है स्टडी गैंगवे में। मैं हूं चंदन वर्मा और आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं जनरल साइंस। जनरल साइंस में हम लोग अभी फिजिक्स में चल रहे हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। चैप्टर नंबर 11 में चल रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 3 जो कि आपका इस चैप्टर का अंतिम लेक्चर होगा। अंतिम लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूं कि 20 क्वेश्चन कराता हूं और 21वां क्वेश्चन आपको देता हूं, आप हमें हल करके बताते हैं। सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं। लेवल यदि कक्षा 9 का है और आप 9th का एंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, नवोदय CHS सैनिक स्कूल विद्यागान, तो जो लेवल होगा यही लेवल होगा, इससे ज़्यादा लेवल नहीं होगा। तो मैं ये बता दूं कि नवोदय का जो एग्ज़ाम है 8 फरवरी 2025 को है और जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर है। तो चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, उस पर भी एक विस्तृत वीडियो हम बनाएंगे। आज देखते हैं कि बल एवं दाब, जो चैप्टर नंबर 11 है, बल एवं दाब। बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर। इसमें मैंने बहुत कुछ आपको बताया और इसमें हमने क्या सीखा, इस पे एक छोटा सा विस्तृत विवरण देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो हमने क्या सीखा देखते हैं। किसी वस्तु पर उसकी गति की दिशा में आरोपित बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी F=m×a। ये फार्मूला है, बता रहा है कि फोर्स जो है ये द्रव्यमान m जो है द्रव्यमान है और a क्या होगा, त्वरण है। a जो है त्वरण है। तो किसी वस्तु पर उसकी गति की दिशा में आरोपित बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। फार्मूला आपको याद रखना है, F=m×a। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबोत बल को दाब कहते हैं और दाब का फार्मूला हमने बताया था कि P=F/a। ये याद रखिएगा, आएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबोत बल को दाब कहते हैं। अगले देखते हैं। पृथ्वी की सतह से 110 मीटर ऊंचा या ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान 1 सेंटीमीटर स्तंभ के नीचे गिर जाता है, यानी कम होता है। ऊपर सतह 110 मीटर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होगा, उससे ऊपर जाएंगे तो और कम होगा, उससे ऊपर जाएंगे तो और कम होगा। अब देखते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। इसका मैंने फार्मूला बताया था। यदि घनत्व को d से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को m से और v को वेलोसिटी को v से यानी आयतन को, तो d=m/v होता है। ठीक है। किसी वस्तु के सापेक्षिक घनत्व उस वस्तु के घनत्व तथा 4 सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व का अनुपात होता है। मान लीजिए घनत्व d1 है किसी का सापेक्षिक घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो घनत्व d2 है, तो दोनों का अनुपात जो हो सापेक्षिक घनत्व d1/d2 होगा। अब देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है कि 4 सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व क्या होता है, अधिकतम रहता है तथा आयतन जो है न्यूनतम होता है। 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो घनत्व है वो अधिकतम होगा, जबकि आयतन जो है न्यूनतम होगा। ठीक है, यानी वेलोसिटी न्यूनतम होगा। वॉल्यूम जो है न्यूनतम होगा। अब एक इसमें मैंने बताया था, आर्किमिडीज का सिद्धांत भी बताया था। ये रटने वाली चीज़ें नहीं है, आपके दिमाग में एक बार घुस जानी चाहिए कि जब किसी वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से हम द्रव में डुबाते हैं तो उसके द्वारा हटाए गए जल का भार और वस्तु के भार में जो आभासी कमी हुई है, दोनों बराबर होते हैं। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। तो फिर से देखते हैं, ये इसमें क्या लिखा है कि जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से
डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। फिर से मैं बता दूं आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब किसी वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से हम द्रव में डुबोते हैं, उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा यदि कोई ग्लास आप पानी में डुबोते हैं तो पानी के अंदर, या बकेट को जब हम लोग कुएं में डालते हैं तो बाहर भारी रहता है, जैसे ही पानी में जाता है और भरता है तो हल्का हो जाता है, यानी उसके भार में आभासी कमी हो जाती है, और वो कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उत्प्लावन बल में मैंने जब आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि W1 इज ग्रेटर देन W2, जहाँ W1 उत्प्लावन बल और W2 भार है, तो उस पोजीशंस में पहली स्थिति में क्या होगा, दूसरी स्थिति में क्या होगा, तीसरी स्थिति में क्या होगा, ये तीनों स्थितियों को मैंने बताया था। आगे चलते हैं, आगे हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे और 20 क्वेश्चंस करेंगे और सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। देखते हैं, कह रहा है कि दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है, तो सीधे हम लोग मात्रक निकालने का एक तरीका बताता हूँ। कहीं पूछ देता है कि मात्रक, इसका मात्रक क्या है, तो फार्मूला से निकलता है, या फार्मूला से निकल जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि ये इसका है ऑप्शन डी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए P इक्वल टू F/A, ये फार्मूला है। F क्या है, F का बल है और A क्या है, क्षेत्रफल है, मान लीजिए, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि बल का क्या मात्रक होता है, हमें याद है यदि, तो न्यूटन, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो देख लेते हैं, इस ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है, तो कह रहा है किसी वस्तु को हम पूर्णतः डुबो दिए, हाथ में डुबो दे रहे हैं, छोड़ दिया, तो जो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके भार से कम है। तो मैंने तीन स्थिति बताया था कि W1 यदि उत्प्लावन बल है और W2 भार है, तो W1 इज ग्रेटर देन W2, यानी उत्प्लावन बल ज़्यादा है भार से, तो वस्तु क्या करेगी, तैरेगी। अभी W1 इज इक्वल टू W2, इस स्थिति में क्या है, यदि W1 और W2 बराबर है तो डूबी हुई तैरेगी, और W1 यानी उत्प्लावन बल है और W2 भार है, तो W2 इज ग्रेटर देन W1, तो वस्तु डूब जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, यदि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है, यानी यहाँ पे ये वाला हम स्थिति देखते हैं, यदि ये उत्प्लावन बल है तो, और ये भार है तो देखते हैं तीसरी स्थिति में वस्तु डूब जाएगी। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन में है क्या, वस्तु जल में डूब जाएगी, वस्तु सतह पर तैरेगी, वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी, वस्तु सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी। नहीं, ये है ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे कह रहा है कि W1 इज लेस देन W2, और ये है उत्प्लावन बल और ये है वस्तु का भार। तो भार जब अधिक होगा उत्प्लावन बल से तो वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो मात्रक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है, ये मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 मीटर ऊंचाई वाले बर्तन को पूरी तरह पारे से भर दें तो उस बर्तन में पारे का द्रव्यमान क्या होगा। मैंने बताया था कि 1 मीटर क्यूब में 1000 किग्रा पानी आता है, और 1 मीटर क्यूब में 13,600 किग्रा पारा आता है।
तो ये दोनों में देख लेते हैं। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, यानी वॉल्यूम जो है उसका 1 मीटर क्यूब है। और ये पारा का पूछ रहा है, तो पारा कितना है? 13,600 किग्रा। इसमें देख लेते हैं 13,600 किग्रा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, बल की सीजीएस इकाई क्या है? बल की सीजीएस इकाई डाइन है। और जो एमकेएस है, आपका जो एमकेएस होता है एक पद्धति और एक होता है सीजीएस। एमकेएस में होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस में होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। तो इसमें होता है न्यूटन और सीजीएस में होता है डाइन। और 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, ये भी समझ लीजिए। ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने निकाल के दिखाया था, बताया था। तो बल की सीजीएस इकाई क्या है? डाइन है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न बल कहलाता है। कौन सा बल? तो सीधे है कि संपर्क में आने से संपर्क बल होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, यदि किसी पर कोई बल न लगे तो क्या होगा? यदि ये पेन ऐसे रखा है, अब इस पे कोई बल न लगे, कुछ न करे, तो ये क्या होगा? या तो ये विरामावस्था में रहेगी, और यदि ये गति कर रही है तो गतिमान अवस्था में रहेगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। आकार विकृत हो जाएगा, यानी आकार चेंज हो जाएगा, नहीं। तेजी से मुड़ेगा, नहीं। या तो विराम में होगा या फिर गति करेगा। ये ऑप्शन जो सी है करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, जब हम 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, या जब हम जब हम 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो हम लगभग कितना तो हम लगभग 100 मिलीग्राम द्रव्यमान को रखते हैं, नहीं। 100 ग्राम द्रव्यमान को रखते हैं, नहीं। 1 किग्रा द्रव्यमान को रखते हैं, 10 किग्रा द्रव्यमान को रखते हैं। इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। एमकेएस पद्धति में जो होगा 1 किग्रा प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है, इसका 1 न्यूटन का फार्मूला होता है। और 1 मान लिया जाए, यानी वहाँ पे 1 किलोग्राम हम द्रव्यमान रखेंगे और उस पर से बल लगाएंगे तो वहाँ पे 1 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, तो आप सोचिए, उदाहरण के तौर पे आप 50 किलोग्राम के हैं तो आप कितना बल लगा सकते हैं? 50 न्यूटन, उससे ज़्यादा का बल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, हम मैली सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका कारण क्या है? हमने एक बल के प्रकार में भी एक बताया था, घर्षण बल। घर्षण अधिक होगा, घर्षण बल यहाँ पे देखिए, इसको हम दे रहे हैं धक्का, इसको हम दे रहे हैं धक्का, धीरे धीरे धीरे, तो धीरे जा रहा है। यदि तेजी से जाकर दे, तेजी से जाएगा। और इसके बीच एक घर्षण बल लग रहा है। गाड़ी कीचड़ में फंसी हो और आप धक्का दे रहे हो तो जल्दी निकलेगी, या फिर बाहर रोड पे खड़ी हो तब, ढलान में हो तब। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जो घर्षण बल पे निर्भर करता है। तो कह रहे कि हम मैली सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है घर्षण में कमी। ठीक है, घर्षण बल में कमी। ठीक है, द्रव की गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब क्या होता है? बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर आप 10 मीटर जाएंगे तो एक वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा, 20 मीटर 30 मीटर नीचे जाएंगे, एक ऐसी स्थिति में आएंगे आप फुटबॉल बन जाएंगे। ठीक है, तो द्रव का दाब, गहराई, द्रव की गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। इसमें देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, 120 सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 30 न्यूटन का बल लगाने पर दाब आरोपित होगा। अब यहाँ पे फार्मूला निकालना है हमें न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, और यहाँ पर ऑप्शन भी देखिए, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर बोल रहा है। तो पहले तो हम इसको मीटर प्रति सेकेंड या मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर को पहले हम
सेंटीमीटर स्क्वायर को पहले हम मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं। इसको हम cm स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है फार्मूला। यदि a 120 है तो 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो 1/100, 1/100। तो ये यहां पे हो जाएगा 1/100 इंटू 1/100 और फिर ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो अब देखते हैं 120 का कितना होगा। तो ये 120 हो गया, 120 बाई 1 2 3 4 कट गया, यानी 12/1000 ये हो गया मीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया है। एरिया आपका कितना हो जाएगा 12/1000 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं बल ये आपका F कितना है। तो यहां पे फॉर्मूला समझेंगे। F जो है 30 न्यूटन है और A जो है 12/1000 मीटर स्क्वायर है। तो फॉर्मूला क्या होता है, P = F/A। यहां देखेंगे F 30/12 और बाई इतना हो जाएगा 1000, नहीं 10,000, यहां गड़बड़ हुआ, नहीं 1000, ठीक है 1000, 10 से 10 कट गया है यहां पे देखिए। तो ये P, तो ये ऊपर चला जाता है। अब ये हो जाएगा 30 इंटू 1000/12। अब कटा लेते हैं। P = 30,000/12। अब देख लेते हैं कितना होगा। ये होगा ये होगा 2500, ठीक है। ये होगा 2500 और चूंकि इसमें 2500 नहीं लिखा है, इसमें लिखा है 2.5 इंटू 10⁻²। इसको हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻², न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। जब आप उस फार्मूले पे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर से समझा देता हूं। पहले हम एरिया को हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, उसके बाद हम P = F/A फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान क्षेत्रफल के पृष्ठों पर F व 4F बल आरोपित किए जाते हैं तो उन पर लगे दाब का अनुपात को क्या होगा। P1 मान लीजिए और यहाँ पे F है। P2 जो है इसको मान लीजिए, ये P2 क्या है 4F है, ये है F4F। तो इसका अनुपात निकाल देते हैं P1/P2। कह रहा है कि बल आरोपित किए जाते हैं तो उन पर लगे दाब का अनुपात क्या होगा। P1 मान लीजिए P2, तो F/4F। यहां से कट गया तो यहाँ 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4। तो अनुपात हम कैसे निकालेंगे, P1 संबंधे P2 = 1 संबंधे 4। ये देख लेते हैं ऑप्शन किधर है, ये ऑप्शन नंबर सी। तो कह रहा है समान क्षेत्रफल है, समान क्षेत्रफल है, तो समान क्षेत्रफल के पृष्ठों पर F व 4F बल आरोपित किए जाते हैं तो उन पर लगे दाब का अनुपात क्या होगा। P1 को मान लीजिए, समान क्षेत्रफल है तो दोनों के लिए तो सेम ही बल होगा। तो देखते हैं P1 = F मान लिया, P2 = 4F मान लिया, तो P1/P2 = F/4F = 1/4। देन P1 संबंधे P2 = 1 संबंधे 4। देन जो हमारा आंसर है ऑप्शन सी सही है। एक लड़का एक हाथ में पानी से भरी बाल्टी तथा दूसरे हाथ में लकड़ी का गुटका ले जा रहा है। यदि वह लकड़ी के गुटके को बाल्टी के
पानी में डाल देता है तो वह अनुभव करेगा। यदि मान लीजिए मैं इस हाथ में बाल्टी लिया हूँ, इस हाथ में लकड़ी का गुटका लिया हूँ, अब जा रहा हूँ, अब मैंने क्या है बाल्टी पानी से भरी है, लकड़ी के गुटके को पानी में डाल दिया, अब आप क्या फील करेंगे? तो आपका दिमाग जाएगा कि अरे आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कम हो जाएगा, उत्प्लवन के अनुसार वो तैरने लगेगा, ये सब कुछ नहीं होगा। आप समझिए उसके भार में पूछ रहा है, तब वह क्या अनुभव करेगा? समान भार अनुभव करेगा, अधिक भार, कम भार, इनमें से कोई नहीं। तो उसके जो हाथ में आप दो मान लीजिए 2 बकेट लीजिए या कोई डंडा लीजिए या कुछ 2 कुर्सी लीजिए और दोनों हाथ में ले लीजिए। आप भार जो बल लगा रहे हैं, चल रहे हैं, आपने क्या किया, एक हाथ का कुर्सी दूसरे हाथ में, यानी दोनों कुर्सी एक हाथ में रख दिया, तो आप क्या अनुभव करेंगे? एक हाथ खाली तो हो गया, लेकिन भार जो होगा आपके हाथ में समान होंगे। 5-5 केजी का 2 आप क्या बोलते हैं, 5-5 केजी का 2 वेट ले लीजिए। आप 2 वेट ले लिया आपने, आप जा रहे हैं कंटिन्यू, आपने क्या किया 5 केजी का दूसरे हाथ में जो पहले से ही 5 केजी उसमें डाल के 10 केजी कर दिया। तो आपके भार में क्या मतलब आपने क्या महसूस कर रहे हैं कि पहले भी 10 था, अभी भी 10 है, एक हाथ भले खाली है। तो यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पे जो होगा वो क्या अनुभव करेगा? समान भार अनुभव करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यदि वायु की सांद्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? बढ़ता है। यदि वायु की सांद्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, उसे कौन सा बल कहते हैं? तो उसको हम गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय बल नहीं है, दाब नहीं है, संपर्क नहीं है। ये वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, उसे कौन सा बल कहते हैं? उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। सीधे याद रखना है। हमारे चारों ओर के वायु के वातावरण को क्या कहते हैं? हमारे चारों ओर के जो वायु के वातावरण है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और पूरा पर्यावरण, जल थल, आदमी, पेड़ पौधे, उस पूरा पर्यावरण हो जाता है। लेकिन जब वायु की बात करते हैं तो हम वायुमंडल कहते हैं। जैवमंडल आप समझ ही रहे हैं, पर्यावरण, वातावरण समझ ही रहे हैं। आगे देखते हैं, हमारी मांसपेशियों में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। मैंने बताया था मांसपेशियों लगने वाले बल क्या है? पेशीय बल है। तो ऑप्शन जो है ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। यहाँ पे 2 सतह के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो 2 सतह, ये है पेन, आप देखें ऐसे रगड़ने से इन दोनों के बीच कौन सा बल उत्पन्न होता है? यहाँ पे या गाड़ी चलती है रोड पे या फिर आप पैदल चलते हैं तो आप जमीन और आपके पैरों के बीच कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो वो है घर्षण बल। ठीक है, वो है घर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। बाकी जो है पेशीय बल और दाब और चुंबकीय बल गलत है। नेक्स्ट, पेशीय बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल को क्या कहेंगे? पेशीय बल का उदाहरण मैं समझा रहा हूं। आपको गाड़ी ढकेलना है, कुर्सी उठाना है, दौड़ के जाना है और कुछ उठा के लेके आना है, इसको उठाना है, ये मैं अपने पेशियों से उठा रहा हूं। बिना संपर्क का उठा लूंगा? नहीं, वो तो जादू मंत्र वाला उठाएगा। ठीक है, जादू मंत्र मारा जैसे उठा रहा है। ठीक है, तो आपको पेशीय ऐसे बल लगा रहे हैं तो वो है पेशीय बल। तो उसमें संपर्क होना जरूरी है। बिना संपर्क का हो रहा है, वो जादू कर रहा है, ऐसे दिमाग लगा यहीं से फूंक दिया वो उड़ने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं पेशीय बल को क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। असंपर्क, दाब और घर्षण नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बर्तनों की दीवारों पर दाब डालते हैं? कौन से भाई, कौन है, कौन दाब डालता है बर्तनों के दीवारों पे? कह रहा है द्रव, गैस एवं बी, इनमें से कोई नहीं। आप देखिए, पानी को किसी बर्तन में भर दीजिए, ये है वाटर मान लीजिए, और ये है गैस, ये है मान लीजिए गैस, ये है गैस, ये है आपका गैस। अब 2 चीजें कह रहा है ऑप्शन, कौन बर्तनों की दीवारों पर दाब डालते हैं? वाटर डालता है, पानी डालता है या गैस डालता है, या दोनों डालता है या कोई नहीं डालता है? अब देख लेते हैं यहीं पे, वाटर,
पानी भरा बर्तन है और यहाँ पे छेद कर देंगे, क्या पानी गिरेगा? नहीं गिरेगा, यानी दाब डालता है। उनके दीवारों पे कहीं भी छेद कर दीजिए, यदि पानी उधर यहाँ 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 कहीं भी छेद कर दीजिए, वो क्या होगा? पानी गिरेगा, इसलिए दीवार पे दाब डालता है। गैस का देखते हैं, गैस का यहाँ 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 कहीं भी छेद कर दीजिए, इसके ऊपर भी छेद कर दीजिए यदि बंद है तो गैस चारों तरफ जिधर जगह मिला दाब डालते हुए बाहर निकल जाएगी। उदाहरण के तौर पे गैस सिलेंडर आप समझ ही रहे हैं, गुब्बारा समझ रहे हैं। गुब्बारा में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छेद करेंगे तो फटेगा, यहाँ पे करेंगे तो नहीं फटेगा। जहाँ पर सुई लगा और वहाँ पे दाब ज़्यादा हुआ और उसका जो पर्दा है या कहें गुब्बारे का जो परत है कमज़ोर हुआ, फट से फट जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों द्रव एवं गैस दोनों जो है दीवारों पर दाब डालते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इस तरीके से 20 क्वेश्चन हमारे हो गए और ये सिंपल क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको दिमाग में रखना है। और जैसे जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं वैसे आपके दिमाग में उदाहरण यदि आ जाते हैं तो आप सेम टाइम इसको हल कर देंगे। अब एक क्वेश्चन लास्ट है जो आपको दे रहा हूं, ये है बल की प्रबलता किससे मापी जाती है, ये आपको बताना है और कमेंट्स में आप बताएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब हम कल बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 का और आपको बता दूं कि 3-4 महीने रह गए आपके एग्जाम्स का। अभी से आप लगा लीजिए जोर और मैक्सिमम नंबर ला करके आप पास होइए, एडमिशन कराइए। मिलते हैं कल, नमस्कार।